एक बार की बात है। कानपुर नाम का एक शहर था। शहर के बाहरी इलाके पर एक घर था जहां एक लड़का अपनी माँ से बात कर रहा होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे रोहन की नौकरी जो लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का और आपकी दुआओं का। अब मैं चलता हूँ। आज मेरी नाइट शिफ्ट है और अब आगे भी मेरी नाइट शिफ्ट ही रहेगी। रोहन की माँ मोहिनी टीवी देख रही थी। तभी टीवी में खबर आती है कि एक खतरनाक डकैत गैंग खुलेआम घूम रही है जिसे पुलिस पकड़ रही है। रोहन घर से निकल जाता है, परंतु शायद किसी को नहीं पता था कि रोहन अपनी मां मोहिनी को धोखा दे रहा है। दरअसल जिस डकैत गैंग की खबर टीवी पर आ रही थी, वह रोहन उस गैंग का हिस्सा था। और रोहन कोई भी नौकरी नहीं करता था। वह नाइट शिफ्ट के नाम पर रात में बड़ी बड़ी चोरियां करता था, परंतु रोहन की किस्मत ने आज उसका साथ नहीं दिया। पुलिस पीछे पड़ गई और सारे लोग भागने लगे। सब आगे चले गए, परंतु रोहन भागते भागते काफी दूर आ गया। रोहन एक छोटे से गांव में आ गया। पुलिस उसके पीछे आ रही थी, तभी उसे एक खिड़की देखी। वह उसके अंदर कूद गया। वह एक बहुत बड़े से बंगले में कूदा था। वह एक भूतिया बंगला था। उसे मेज में एक डायरी मिलती है। यह डायरी कैसी है? इस डायरी में मानो जैसे खून लगा हो। चलो, मुझे क्या, जो भी है कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। इस समय इसे रख लेता हूँ। रोहन उस डायरी को रख लेता है। तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन कोई जवाब नहीं देता और जल्दी से वहां से भागता है, परंतु उसका पैर एक ईंट पर लड़ता है और उसका सर एक ईंट पर पड़ जाता है और खून बहता है और वो बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें अस्पताल में खुलती है जहां उसकी माँ उसके सामने खड़ी होती है। बेटा, मुझे तो तुझे बेटा कहने पर भी शर्म आती है। तूने मुझे धोखा दिया। अपनी माँ को तू एक डकैत कहता है। ऐसा बेटा मेरा नहीं हो सकता। मैं यहाँ से अपनी सारे रिश्ते नाते तोड़ देती हूँ और कभी भी वापस मत आना तू। मैं तुझे कभी नहीं अपनाऊंगी। माँ, माँ सुनिए। रोहन काफी उदास हो जाता है और चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहता है। तभी अचानक से उसे उस डायरी की याद आती है जो उसने उस बंगले से उठाई थी। अरे हाँ, मैंने वो डायरी उठाई थी ना। वह डायरी कहाँ है? उसे देखता हूँ। वह डायरी खोलता है और उसे पढ़ने लगता है। यह कहानी मेरी है। मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद है। मेरा नाम रजत है। जंगल विभाग में काम करता हूँ। मैं अभी अपनी एक प्यारी सुंदर पत्नी बेला और अपनी प्यारे दोनों बच्चों के साथ एक बंगले में शिफ्ट हुआ, जो आज तारीख है 15 नवंबर 1999। बंगले के अंदर जाते हुए बेला ने कहा, अरे वो रजत, कितना बड़ा बंगला है। वो कितना सुंदर है। काफी सुंदर है ये। रजत दिन भर बाहर काम करता और घर पर बेला और उसके दो बच्चे रहते। अपनी मदद के लिए बेला ने एक नौकरानी को भी ले लिया जिसका नाम सुष्मिता था। मैडम जी, मैं तो कभी इधर नहीं आती। वो तो आपने मुझे इतना ज्यादा बोला और ऊपर से थोड़े पैसे भी ज्यादा दिए, इसलिए मैं आ गई। ज्यादा पैसे देने की वजह से आई हूँ। भला क्यों? अरे मैडम जी, आपको नहीं पता क्या? अरे लोग कहते हैं इस बंगले में कुछ गड़बड़ है। लोग कहते हैं यहाँ कोई आत्मा। खैर छोड़िए, मुझे क्या, मैं जल्दी से बर्तन धोती हूँ और जाती हूँ। बेला सोच में डूबी रहती है। आखिर सुष्मिता यह कैसी बात कर रही है। रात हो जाती है। रजत खाना खाकर अपनी डायरी लिखना शुरू कर देता है और डायरी खत्म कर कर वह बिस्तर पर चला जाता है। बेला, मैं बहुत थक चुका हूँ। आज बहुत काम किया, इसलिए मैं जल्दी सो रहा हूँ। हाँ, मैं भी जब से आई बस टीवी ही देख रही हूँ। टीवी को अगर रात में खोलो तो सिवाय भूत चुड़ैल के कुछ भी नहीं आता। रजत और दोनों बच्चे गहरी नींद पे सो जाते हैं और बेला रसोई घर पानी लेने जाती है। तभी अचानक से कोई आहट लगती है। अरे, वो आवाज कैसी है? जैसे कोई चल रहा है। लगता है रजत मेरा इंतजार कर रहा होगा। जब बेला कमरे की ओर जा रही थी तभी उसे एक जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है और वह आवाज ऊपर से आ रही थी।
वह रजत को जगा नहीं पाई और वह ऊपर चली गई। हे भगवान, ये आवाज कैसी है? कौन है ऊपर? जाकर देखो, क्या मुझे बड़ा डर लग रहा है। पर चलो चलते हैं। कौन है? कौन है वहाँ? जवाब दो, कौन है? बेला ऊपर जाती है और उसे एक जले कपड़े का टुकड़ा मिलता है। ये चलता हुआ कपड़ा? अरे ये तो मेरा दुपट्टा है। ये बच्चों का काम नहीं। नहीं, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। फिर किसने ये जलाया होगा? कहीं सुष्मिता? अगले दिन बेला सुष्मिता से पूछती है, सुष्मिता, क्या तुमने मेरा कोई दुपट्टा ऊपर डाला था? अरे मैडम जी, ना बाबा ना, मैं तो कभी ऊपर ना जाऊं। वैसे भी मैं बहुत डरती हूँ ऊपर जाने से। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? अगर तुमने ऊपर दुपट्टा नहीं डाला तो मेरे बच्चे ऐसा काम तो नहीं कर सकते कि मेरा दुपट्टा ऊपर जला हुआ मिला है। अरे बाप रे बाप, ऐसा हुआ है? मुझे तो पहले से ही लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस घर में। सुष्मिता, तुम मुझे भी डरा रही हो। सुष्मिता, एक काम करो, अब से तुम पूरा दिन मेरे साथ ही रहोगी। देखो, मेरे पति मेरे साथ नहीं है, वो रात में यहाँ आते हैं। जब तक वो आए तब तक तुम ही मेरे साथ रहा करो। तुम जितने पैसे मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। सुष्मिता गरीब थी, उसके लिए यह एक सुनहरा अवसर था, परंतु वह बहुत खतरा महसूस करती। उसे डर भी लगता, पर अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए सुष्मिता वहां रुकने के लिए तैयार हो जाती है। रात हो जाती है और सुष्मिता अपने घर चली जाती है। तुम्हें पता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। कल मैं ऊपर गई तो मेरा जला हुआ दुपट्टा मिला। अरे बेला, तुम भी ना कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। आजकल काफी काम करना पड़ रहा है। सो जाता हूँ। तुम भी सो जाओ। अगर बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोचोगी तो तुम्हें वैसा ही लगेगा। अब तुम आराम करो और सो जाओ। बेला सोने की कोशिश करती है। काफी देर करवटें बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आती। तभी अचानक से लगता है कि ऊपर आग जल रही है। यह देख बेला डर जाती है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे पता चलता है कि यह एक सपना था, परंतु उसका सपना सच होने वाला था। वह हकीकत में बदलने वाला था, क्योंकि फिर बेला को ऐसा आभास होता है कि ऊपर छत पर कोई चल रहा है। किसी की चलने की आवाज बेला को सुनाई देती है। बेला अपने हाथ में मोमबत्ती लेती है और ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती है। कौन है? कौन है वहाँ? देखो, मैं पूछ चुकी हूँ, बता दो मुझे, कौन है वहाँ? बेला आगे देखती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो और बेला एकदम घबराते हुए जैसे ही पीछे मुड़ती है तो पीछे कोई नहीं होता। एक तेज हवा का झोंका उसके मुंह को छूता है। भगवान, कौन था पीछे? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ। खैर छोड़ो, मेरा वहम ही है। ये देखो जरा, कौन है? बेला जैसे ही वापस पीछे पलटती है तो उसे एक गर्म आग में एकदम झुलसता हुआ एक इंसान तेजी में भागता हुआ दिखाई देता है और वह एक पलक झपकते ही गायब हो जाता है। बेला सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और डर जाती है। बेला भागते हुए अपने कमरे में जाती है और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। उसके पूरे माथे और चेहरे पर पसीना ही पसीना था। डर इतना था कि उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वह चुपचाप अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है और सब कुछ भुलाने की कोशिश करती है और वह पूरी रात नहीं सो पाती। सुबह होती है। क्या हुआ मैडम जी, रात भर सोई नहीं क्या? इतना थकी थकी लग रही हो। नहीं नहीं सुष्मिता, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैडम जी, ऐसा भी क्या हुआ जो आप मुझसे इतना छुपा रही हो? अरे एक बार बताओ, शायद मैं आपकी मदद कर दूं। क्या ही बताऊं सुष्मिता, कल रात जो हुआ मेरे साथ वो तुम्हें बयां भी नहीं कर सकती। अरे बाप रे, ऐसा हुआ क्या? बताओ तो। पता नहीं मुझे क्यों अजीब अजीब सी आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर भाग रहा हो। अब कल रात मैं ऊपर गई थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से छुआ, परंतु पीछे कोई नहीं था। और जैसे ही मैं वापस, अचानक तेज हवा का झोंका और उसमें कोई इंसान चलता हुआ दिखाई दिया। बाप रे बाप, अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही बातें कर रही हो जैसे गांव वाले करते हैं। क्या बताते हैं गांव वाले? अब मैडम जी, मुझे तो गांव वालों में इतना इंटरेस्ट नहीं है,
पर तब भी इतना मैं सुनती हूँ कि कुछ जलने जलाने की बात होती है। कोई जला था या कोई जलाया था, ऐसा कुछ। अब मुझे नहीं पता, मैं चलती हूँ। अच्छा, ऐसा है, मैं रजत से बात करूंगी। रात होती है और रजत घर आता है। सुनिए, पानी पी लीजिए। बेला बार बार अपने पति से वही बात करने में हिचकिचा रही थी। तभी उसने बात पलट दी। बेला वापस चुप हो जाती है और रात होते ही रजत भी सो जाता है। पर बेला नहीं सोई थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। अगर आज वो आवाज आई ना, तो मैं रजत को जगा कर ऊपर जाऊंगी और दिखाऊंगी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। रजत मानते ही नहीं है, कहते हैं मैं टीवी सीरियल देख देख कर ये सब बता रही हूँ। बेला अपने कमरे के शीशे में जाकर अपने आप को देखने लगती है, अपने बाल सही करती है। पर बेला जैसे ही पीछे पलटती है तो उसे ऐसा लगता है कि शीशे में कुछ गड़बड़ है। जब वह मुड़कर देखती है तो शीशे में वह जैसी थी वैसी ही है। भगवान, ये कैसे हो रहा है? मैं रजत को जगाती हूँ। पर फिर दोबारा बेला शीशे में देखती है तो वापस पहले जैसे दिखने लगती है। फिर बेला रजत को नहीं जगाती, परंतु फिर अचानक से कल वाली आवाज फिर से बेला को सुनाई देती है। उठो रजत, उठो। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या कह रही हो? पहले ही बहुत नींद आ रही है। मैं तुम्हारे ऊपर पानी डालती हूँ, 1 मिनट। हाँ, बोलो बोलो, क्या हुआ? मैंने कहा था ना, इस घर में कुछ गड़बड़ है। मैंने ऊपर से कुछ आवाजें सुनी है। देखो, ऐसी आवाज नहीं आ रही है। ध्यान से सुनो। अच्छा अच्छा बाबा, शांत रहोगी तो ही तो सुन पाऊंगा। रजत भी आवाज सुनता है और बेला से कहता है। हाँ, कुछ आवाज तो आ रही है। चलो हम लोग ऊपर चलकर देखते हैं। रजत और बेला ऊपर जाते हैं। जैसे ही वह लोग ऊपर जाते हैं तो दोबारा से वह एक आदमी एक आग में झुलसता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है। यह देख रजत और पूरी तरह से डर जाता। अगली सुबह बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने तांत्रिक को बुला लिया है। वो तांत्रिक भूत, शैतान, पिशाच सबको भगा देता है। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ है, पर तुमने कभी नहीं सुना। सॉरी। तभी वहां पर तांत्रिक आता है और हवन करता है और जादू करता है और उस आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। पता चलता है कि वह आत्मा बहुत से पहले यहाँ रहती थी। गांव वालों से पूछने के बाद पता चला कि लगभग 25 साल पहले एक औरत और एक आदमी यहाँ रहते थे। उस औरत का आदमी मर जाता है और गांव वाले उस औरत के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। गांव वाले चाहते थे कि उस बंगले को ये लोग हपता ले और फिर उसके बाद उस औरत को उसी के बंगले में जलाने का निर्णय लेते हैं। सब पूरे गांव वाले साथ मिलकर उस बंगले को जला देते हैं और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। कहते हैं उसकी पति को गांव वालों ने ही मारा था ताकि सारा धन चुरा सके। यह सुनने के बाद रजत कहता है। पंडित जी, अगर ऐसा ही है तो मैं अभी के अभी अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। पंडित यह बताता है कि पूर्णमासी की रात से पहले यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अगर कोई जाएगा तो पूरे जीवन भर वह आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, पूर्णमासी की रात तो परसों है। तब तक हम यहाँ कैसे रहेंगे? पंडित उन सबको एक एक तावीज दे देता है। वह तावीज उनकी रक्षा करता, उस आत्मा को उनके पास ना आने देता। परंतु शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब बेला के बच्चे खेल रहे होते हैं, खेलते समय उनकी तावीज कब उतर जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता और इसका फायदा वह चुड़ैल उठा लेती है और उनको खत्म कर देती है। और किस्मत से बेला भी उस दिन बाथरूम में नहाने लगती है और वह नहाने के लिए अपनी तावीज उतार देती है। आत्मा को फिर एक मौका मिल जाता है और वह उसके ही दुपट्टे से उसको फांसी लगा देती है और उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े डाल देती है। बेला, 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 तुम कहाँ हो? रजत हर तरफ घूमता है और अपने बीवी बच्चों को ढूंढता है, परंतु उसे अब समझ में आने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। वह देखता है तो उसे अपने बच्चों की लाश ही मिलती है। यह देख वो पूरे घर में घूमने लगता है और बेला को भी ढूंढने लगता है। बाथरूम के नीचे से खून देख जल्दी से रजत उस दरवाजे को खोलता है तो उसे दिखता है कि एक लाश में बहुत सारे कीड़े लपटे हुए हैं।
यह सब देख वह जल्दी से लिविंग रूम जाता है और अपनी डायरी खोलता है और डायरी लिखना शुरू कर देता है। अब रजत को पता था कि तावीज़ की शक्तियां कम हो चुकी हैं, क्योंकि 3 तावीज़ वैसे भी उतर चुकी हैं। अब वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह डायरी लिखना ही सही निर्णय लेता है और यह कहानी आगे बढ़ाता है। वह आ रही है, उसने सबको मार दिया, अब वह मुझे मारने आ रही है। उसके हाथ में एक बहुत तेजधार हंसिया, मेरे और करीब अ, अलविदा। इतने में ही वह औरत उस राजत का सर धड़ से अलग कर देती है और पूरे जगत में मानो सन्नाटा सा छा गया हो। पूरे टेबल और डायरी में खून हो जाता है और वह रोहन इसी जगह से डायरी उठाता है। वह मेज भी वही थी, पर वह कहते हैं ना, कहानी कभी खत्म नहीं होती, हमसे हमेशा कुछ कड़ियां छूट जाती हैं। आखिर आखिर ये कैसी कहानी है? परंतु मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। कुछ तो है, कुछ ऐसी चीज जो मुझसे छूट रही है। कौन है? क्या है? क्या है? हाँ, वो नौकरानी। आखिर वो नौकरानी कहाँ गई? इस डायरी में लिखा है कि दिन के समय में वो नौकरानी बेला के साथ रहती थी ना। तभी रोहन पन्नों को पलटता है। तभी उसे एक पन्ने पे एक बहुत चौंका देने वाली बात लिखी मिलती है। ये डायरी मेरे पति की है। मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं बेला हूँ, जिंदा हूँ। मुझे उस चुड़ैल ने नहीं मारा। मेरे पति ने इस डायरी में लिखा है कि मैं बाथरूम में पाई गई थी, परंतु वो मैं नहीं, बल्कि मेरी नौकरानी सुष्मिता थी। दरअसल मैं कुछ देर बाहर गई थी कुछ सामान लेने, और जैसे ही मैं घर आई तो मुझे मुझे मेरे बच्चे मरे हुए दिखे, और मैं समझ गई कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं उस बंगले में छिप गई थी, और उस दिन पूर्णमासी की रात थी। सब कुछ खत्म हो गया। पूर्णमासी की रात भी खत्म हो गई। अब वो चुड़ैल कहानी पूर्णमासियों की रात तक कैद है, हमेशा के लिए तो नहीं, परंतु वो कैद हो चुकी है। इसीलिए मैं अभी भी इसी हवेली में हूँ, और हमेशा इस हवेली में रहूंगी जब तक मैं मर नहीं जाती। तभी रोहन को समझ में आता है कि वह बूढ़ी औरत जो उसे हवेली के बाहर मिली थी वह कोई और नहीं बल्कि बेला ही थी। यह बढ़ने के बाद रोहन का दिमाग चकरा जाता है, मानो एक सन्नाटा सा छा गया हो। रोहन ने आज एक ऐसी कहानी पढ़ी जिसके पहलू आधे थे, ऐसी दर्दनाक कहानी जिसका अंत वह नहीं देख पाया। 6 महीने बाद रोहन अस्पताल से छूट गया और उसको माफी मिल गई। अब रोहन मेहनत की कमाई खाता है और दिन की दिहाड़ी या किसी की दुकान में मजदूरी करता। परंतु एक बहुत बड़ी दुख खबर भी है, उसकी माँ चल बसी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छी कहानियाँ हमेशा ज़रूर दुनिया के सामने आती हैं। ऐसी ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।